ऑपरेशन ऑफ वेक्टर के अंदर अपन पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, यानी सदिश का गुणन। मैंने आपको सदिश के गुणन के दो भाग बताए। एक तो वह गुणा जिसके अंदर एक अदिश राशि प्राप्त होती है, स्केलर क्वांटिटी गेट होती है। तो स्केलर का क्वांटिटी गेट होने का वो कौन सा कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। अब आपके नंबर 2 है वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन, यानी जब अपन किन्हीं दो सदिश का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जैसे अपन देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आपके क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का साइन थीटा, ठीक है। और ये तो इसकी कहलाती है मैग्नीट्यूड, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जो एन कैप होता है ये इस क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे मान लो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर सी वेक्टर आ रहा है, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप क्या कहलाता है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपके जो एन कैप होता है ना, एन कैप या सी वेक्टर, ये हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होता है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि दोनों के तल के लंबवत। जैसे अपन एग्जांपल के लिए देखें ये रहा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तल में है, तो जो सी वेक्टर होगा उसकी दिशा इस तल के लंबवत या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो इसके बारे में अपन जानेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे आती है, आगे अपन देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। परंतु अभी कि ये नॉर्मल, इसके प्लेन के नॉर्मल होता है बस। अब देखते हैं अपन स्पेशल केसेस। तो जैसे अपन ने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 180 पर स्पेशल केसेस लेके अपन ने सोल्व किया था। वैसे कि वैसे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यदि थीटा 0 हो, यानी दोनों एक दूसरे क्या हो गए? पैरेलल। तो यदि पैरेलल है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? 0, क्योंकि साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। तो मिनिमम वैल्यू आती है। यदि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होने पर वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और साथ में एन कैप उसके वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी एन कैप, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर एंटी पैरेलल हो तो थीटा इक्वल टू 180, और थीटा इक्वल टू 180 रखेंगे तो साइन 180 कितना होता है? 0। अगेन आपके क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। तो आपने ये देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट में अपन ए बी साइन थीटा एन कैप काम में लेते हैं। असली एन कैप कैसे निकाले? नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। अब अपन समझते हैं कुछ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यानी कि आपके इकाई समकोणीय या लंब कोणीय निर्देशांक में इकाई सदिश, जो अपने कौन होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आप सभी को पता है कि जब आई कैप को अपन आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सर वैल्यू क्या आने वाली है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच का एंगल साइन 0 एन कैप, और साइन 0 कितना हो गया? 0। तो यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। यानी कि यदि ये एक दूसरे के पैरेलल वाले वेक्टर हो, ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में क्या रहता है? 0। अब अपन देखें एक साइक्लिक रूल, चक्रीय नियम, ठीक है। आपको जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप बोल दे तो अब क्या आएगा? तो अपन देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए आपको कहा गया है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप और जेड एक्सिस का के कैप। आपको बोला गया आई कैप क्रॉस जे कैप बताओ, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच का एंगल 90, तो साइन 90 और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। सब परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाले? तो ये निकाला जाता है राइट हैंड थंब रूल से, जो भी मैं आगे और बताऊंगा। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप अपना राइट हैंड लीजिए और इसकी जो फिंगर्स हैं इनको कर्ल मोड़ लीजिए। अब किस डायरेक्शन में मोड़ना है? पहले कौन है? आई, फिर बाद में जे, तो आई से जे की डायरेक्शन में मोड़ लीजिए, यानी एक्स से वाई की डायरेक्शन में। जैसे अपन यहाँ पे मोड़ते हैं एक्स से वाई की डायरेक्शन मोड़ेंगे तो थंब किधर है? आपकी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि जेड एक्सिस के अंदर। तो यानी यहाँ पे कौन सा वेक्टर आएगा? के कैप। तो आंसर क्या आएगा? के कैप,
ठीक है, तो जो थंब होता है, राइट हैंड थंब रूल में थंब होता है, मोड़ने के बाद, कर्ल करने के बाद में जो थंब होता है वो आपके इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब अपन और देखना चाहें कि सर ये कैसे निकले सारे मान, तो इसको याद रहने का एक साइक्लिक रूल होता है, साइक्लिक नियम, जिसमें अपन एक गो यानी वृत्ताकार चक्कर बनाते हैं। इसमें एरो लगाकर अपन एक तरफ लिख देते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको कहा जाए जे कैप क्रॉस के कैप कीजिए, जे कैप क्रॉस के कैप साइकिल में चल रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का आई कैप। अगर साइकिल के एंटी अपोजिट चले तो माइनस साइन लगाना है, और साइकिल के अलोंग चले तो प्लस का साइन लगाना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अपन और देखते हैं, आपके फर्स्ट है आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, एक्स और वाई के लंबवत जेड, यानी प्लस का के कैप आएगा। अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, जे कैप क्रॉस आई कैप बोले तो क्या होगा, माइनस का के। कैसे, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे से आई की तरफ जा रहे, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो माइनस। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस के कैप आपके प्लस का आई कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप माइनस का आई कैप होगा। साइक्लिक रूल से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस का जे कैप होगा। तो अब अपन देखते हैं कि यदि कोई दो वेक्टर कंपोनेंट्स में दिए हुए हो तो अपन उनका सदिश गुणन कैसे करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है इफ ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका कहलाता है, यहाँ पे आता है डिटरमिनेंट। चाहो तो आप दोनों को वैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं जैसे अपन वो ब्रैकेट में लेके सॉल्व करते थे, परंतु यहाँ पर अपन डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे दो लाइनें खींच दी जाती है, फिर आई कैप जे कैप के कैप, पहले कौन है एक ए वेक्टर, तो ए के कंपोनेंट सबसे पहले लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर लिखे जाते हैं आपके बी के कंपोनेंट। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू। इसको सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं आई कैप। जैसे आपने आई कैप लिया तो इसके कॉलम और इसके रो को अपन हाइड कर लेते हैं। जैसे अपन इसको और इसको हाइड कर लेंगे, बच्चा कौन ये, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। पहली टर्म माइनस की तो वो सॉरी पहली टर्म प्लस की तो दूसरी टर्म होती है माइनस की, तो माइनस का जे कैप। अब इसके कॉलम और रो को हाइड करेंगे तो बच्चा क्या ए एक्स ए जेड, तो आप क्या गया ए एक्स ए जेड, और यहाँ पे हो गया बी एक्स बी जेड। ये प्लस ये माइनस तो ये प्लस, फिर से प्लस, अल्टरनेट चलते हैं। तो प्लस का के कैप, इसको हाइड करेंगे तो बच्चा कौन ए एक्स ए वाई, तो आपके ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब अपन इसको सोल्व करें तो सोल्व किया जाता है जैसे आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड देखा है, तो उसके अंदर अपन क्या करते थे सर, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन माइनस का लगाते थे। तो वैसे वैसे आई कैप सबसे पहले ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, माइनस का जे कैप क्या आएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, प्लस का के कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और ऐसे अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने इसका आंसर आ जाता है। अब सर कैसे, तो अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको मान लो दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं कि सर इसका आंसर कैसे आएगा। तो जैसे आपको दे रखा है कि ए वेक्टर है आपके 10 आई कैप एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है 20 जे कैप। तो जैसे आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे 10, ठीक है, आई कैप क्रॉस 20 जे कैप। 10 और 20 कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल के मल्टीप्लाई तो 200, और ये हो गया आई कैप क्रॉस जे कैप। और अभी आपको पता है आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप। तो आंसर आ गया आपकी 200 के कैप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको जैसे दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप
-3j प्लस k। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा, डिटर्मिनेंट, ऐसे दो लाइनें खींच दो, फिर आई कैप जे के क्या, पहले कौन है, ए के कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट कितना है 1, जे का 2, के का 3, यहाँ पे देखो आई का 2, -3 1। अब सोल्व करें, सोल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आई लेंगे और इसके कॉलम और रो को छोड़ दो, बचा क्या, ये 2 3 -3 1, फिर माइनस का जे कैप, ये प्लस का होता है माइनस का, इसका कॉलम और रो छोड़ दो तो बची क्या 1 3 2 1 और प्लस का के कैप, इसके कॉलम और रो को छोड़ दो, बचा क्या 1 2 2 -3। अब इसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखना आई कैप, मैंने कहा था ऊपर से नीचे 2 प्लस का और फिर माइनस लगा के इनको मल्टीप्लाई कर दो, -9 तो -9 माइनस का जे कैप, सोल्व करें तो 1 और इन दोनों मल्टीप्लाई माइनस के 6, ऐसी कैसे के कैप -3 और 2 2 4 माइनस के 4। आंसर क्या आ गया, सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 और 2 11 आई कैप, 1 में से -6 गए तो माइनस के 5 -5 माइनस प्लस 5 जे कैप, और इसको सोल्व करेंगे तो -3 और -4 माइनस के 7 के कैप। तो ये आपके क्या गया इसका आंसर। तो आप इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपकी जो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपको कहा जाए a क्रॉस b वेक्टर, तो दैट इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, इसके बराबर नहीं होगा ये। तो ये कहलाता है आपके क्रम विनिमय नियम, यानी आपने क्रम ऑर्डर चेंज कर दिया तो आपके इक्वल नहीं होते। डॉट प्रोडक्ट में ये क्या रहते हैं, इक्वल। अब कैसे, मानो जैसे आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो मैंने कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए से बी के बीच का एंगल, ए से बी का बीच का एंगल थीटा, तो ए बी साइन थीटा एन कैप ये होता है। अब अपन निकालते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी से ए के बीच का एंगल, बी से ए का हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल, तो बी से ए कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या बोलोगे बी ए साइन 2 पाई माइनस थीटा और साथ में वही एन कैप, 2 पाई माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो आपके माइनस का ए बी साइन थीटा एन कैप। कहने का मतलब ये हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होता है। इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो वेक्टर मिलता है उसकी डायरेक्शन कैसे दे, तो इसकी डायरेक्शन दी जाती है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड इसके फिंगर्स ऐसे कर्ल करते हैं और ये हो गया थंब, राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे देखते हैं, कर्ल, कर्ल यानी मोड़ना, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की पूछ रहा है तो ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल मोड़ोगे। ठीक है, अगर आपको बोले बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी से ए की तरफ कर्ल करोगे, मोड़ोगे अंगुलियों को। कैसे, तो अपन देखते हैं, जैसे आपको यहां पे दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बताओ। तो ए वेक्टर इधर है, माना बी वेक्टर इधर है, तो आप ए से बी की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को मोड़ोगे, तो थंब किधर है, बाहर की तरफ, तो इसको बोलते हैं अपन डॉट। जब कोई वेक्टर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स में डॉट सर्किल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। ठीक है, तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये कहलाती है इसकी डायरेक्शन। अब अपन इसकी बात करें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस सर्किल से, यानी क्रॉसेस से। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। ठीक है, तल के लंबवत
तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इस प्रकार आप राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं। जैसे अपने एक 12th क्लास का एग्जांपल है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों काम में आ रहे हैं। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 3 k मीटर, ठीक है, एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई 3 k मीटर, ठीक है, मूव विथ वेलोसिटी, वेग वेग i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 k मीटर पर सेकंड से इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर दे रखा i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप टेस्ला में गति कर रही है। तो बताओ, फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोड, यानी छड़ में प्रेरित विद्युत बल ज्ञात करो। अब सर प्रेरित विद्युत बल कैसे याद करें सर, ये क्या है, ये क्वेश्चन तो हम जानते नहीं, आपको नहीं पता है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपके फॉर्मूला होता है एल वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पता लग गया होगा आपको। सबसे पहले सदिश गुणन करना है, फिर उसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो गिवन दैट दिया गया है, सबसे पहले लेंथ एल वेक्टर दे रखी है, कितनी 3 k। फिर आपको दे रखी है वेलोसिटी, वेग दे रखा है, कितना दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 k कैप, ये ठीक है, या फिर ये ले लो। एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर दे रखा है, कितना i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आपको तीनों चीजें दे रखी है। अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सोल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट वाली चीज, यानी सबसे पहले अपन निकालेंगे v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। तो बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट i j k। सबसे पहले v की कंपोनेंट लिखेंगे क्योंकि पहले v है। v के कंपोनेंट क्या है, 1 2 3, 1 2 3। b के कंपोनेंट क्या है, 1 3 1, 1 3 1। अब सोल्व करते हैं। तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या आएगा, सबसे पहले i कैप, ठीक है, फिर लिखते हैं 2 3 3 1, फिर माइनस का j कैप, फिर लिखते हैं, इसको हटा दिया, 1 3 1 1 1 3 1 1, फिर लिखते हैं k कैप, इसको छोड़ देंगे तो बचा 1 2 1 3 1 2 1 3। अब सोल्व करें तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आएगा आपके i कैप। इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 3 3 9, माइनस के 9, माइनस का j कैप 1, और ये हो गया माइनस का 3, और प्लस का k कैप 3 और माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो आएगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कितना हो गया, 9 में से 2 गए तो 7, माइनस के माइनस 7 i कैप, यहाँ पे हो गया माइनस का 2 तो ये हो गया प्लस का 2j कैप, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस का k कैप। ये इसका आंसर आ गया। अब पता है इंक्लूसिव में क्या है। अब नंबर 2 स्टेप, l वेक्टर डॉट v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। l कितना है 3 k कैप, तो आप लिखोगे सर 0 i कैप, 0 j कैप और 3 k कैप, यानी k कैप वाले में केवल k वाली टर्म है, तो i और j वाली कितनी है 0। समझने के लिए ले लेते हैं। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये रहा, -7 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। जैसे अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i वाले का i के साथ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, j वाले का j के साथ, तो 0 को मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0। अब k वाले का k के साथ, तो 3 गुणा 1 बराबर प्लस का 3 वोल्ट। इंड्यूस ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल एक विभव होता है जिसका मात्रक होता है वोल्ट, तो आपके आंसर आ गया 3 वोल्ट। तो इस प्रकार अपन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को काम में लेकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने आपको बेसिक के 6 टॉपिक पढ़ाए हैं। नंबर 1 एल्जेब्रा, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री, नंबर 3 डिफरेंशिएशन, नंबर 4 इंटीग्रेशन, नंबर 5 ग्राफ और नंबर 6 है आपके वेक्टर। आपने इन 6 टॉपिकों को पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपने डेरिवेशन सोल्व करना देखा, ठीक है, आपने न्यूमेरिकल सोल्व करना देखा, आपने वेक्टर के द्वारा न्यूमेरिकल सोल्व करने देखे, तो आपने आपके कोर्स के 12th क्लास के कोर्स के लगभग 30% से लेकर 40% तक के डेरिवेशन न्यूमेरिकल सोल्व करना आपने यहाँ पे सीख लिए, ठीक है। 100% सिलेबस में तो 40% आपने बेसिक में सीख लिया। और यदि आपको ये बेसिक
चैप्टर्स तैयार हैं तो आपके लिए फिजिक्स में सब कुछ सिंपल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इन्हीं से बनता है। इन्हीं को आप सीखिए और आप इनको अपने जो थ्योरेटिकल फिजिक्स के चैप्टर है उनमें इनको अप्लाई करना सीखिए, जिससे आपको फिजिक्स इजीली आने लग जाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स को टिपिकल नहीं है, फिजिक्स में कुछ प्रोसेस है, इन्हीं को आपको समझना है। और ये हमने आपको समझा दिए हैं, 6 बेसिक टॉपिक्स हैं, इनकी सबसे पहले स्टडी करें फिर बाद में फिजिक्स को पढ़े। बड़ी सिंपल फिजिक्स होती है, बड़ी सिंपल आपको लगेगी। अब बस आपको हर चैप्टर के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट समझकर उसके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इन्हीं 6 टॉपिक से ही सोल्व करने हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, बस हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट अलग है। परंतु सोल्व करना, डेरिवेशन सोल्व करने के ये आपके 6 मेथड ही काम में लिए जाते हैं।